बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ हम कर रहे हैं और जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे उसके अंदर सबसे अहम मौजू ये है कि KPK के अंदर जो बल्दियाती इंतखाबात हुए और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो शिकस्त हुई उसके बाद आला क़यादत सर जोड़ कर बैठी है। यकीनन इस बात पर गौर व खौज किया जा रहा है कि जो हार की वजूहात हैं वो क्या हैं। आइंदा जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरला होगा और उसके बाद पंजाब में भी जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उसकी हिकमत अमली क्या होगी। वज़ीर आज़म साहब ये कह चुके हैं कि आइंदा आने वाले जो बल्दियाती इंतखाबात होंगे उसके अंदर वो टिकट खुद देंगे, उनकी निगरानी वो खुद करेंगे। और इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि आज एक जितना भी जो तंजीमी ढांचा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसको भी तहलील कर दिया गया है। और जिस तरीके से सबसे कुछ देर पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने भी मीडिया ब्रीफिंग दी और बताया गया कि जो फैसले हुए आज वज़ीर आज़म साहब की जानिब से और जो फैसले किए गए उसके अंदर आला क़यादत उसमें बैठी थी और इसमें जो तंजीमी ढांचा उसको तहलील कर दिया गया है। 21 रुकनी जो है वो हाई लेवल एक मीटिंग, एक कमेटी इसमें तश्कील दे दी गई है। और जो आज की जो सुप्रीम कमेटी थी उसके अंदर ये फैसले हुए। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे और इन सारे मामलात के अंदर गुफ्तगू करेंगे क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला भी होगा और उस हवाले से इख्तियारात के हवाले से, डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स के हवाले से, फंड्स के हवाले से और जो हिकमत अमली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मुआविन खुसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर साहब। मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि गौर व खौज हुआ आज जो एक अहम इजलास हुआ उसके अंदर आप भी मौजूद थे जिसके अंदर इलेक्शन की स्ट्रैटेजी, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो शिकस्त, इस सारे मामले के अंदर क्या चीज़ वैसे बात हुई है वो अहम वजह मैं आपसे जानना चाहता हूं कि शिकस्त की यकीनन बैक ट्रैक किया गया होगा, उसको जो है वो ट्रेस किया गया होगा, उसकी वजूहात जानने की कोशिश की होंगी। वो कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से शिकस्त हुई KPK के अंदर? देखें, पहली बात तो यह है कि शिकस्त का जो लफ्ज़ या इस्तिलाह आप इस्तेमाल कर रहे हैं मैं उससे इत्तेफाक नहीं करूँगा। मेरे ख़्याल में इसको शिकस्त तो नहीं कह सकते, अलबत्ता एक छोटी सी नाकामी ज़रूर कह सकते हैं जो वक्ती तौर पर जिसके असरात भी वक्ती हैं और जिसकी वजूहात भी बहुत वक्ती और मामूली नोयत की हैं और उसकी जो रीज़न्स हैं और उसके जो मुहर्रकात हैं, जो असरात हैं, वो यकीनन तहरीक इंसाफ के लिए एक वेकअप कॉल भी हैं। और अच्छा हुआ कि ये वेकअप कॉल हमें वक्त पर मिल गई ताकि हम आइंदा आने वाली जो अपनी हिकमत अमली है उसको एक मरबूत और जामे अंदाज में मुरतब कर वेकअप कॉल के साथ बैरिस्टर साहब अलार्म भी है। नेचुरली अलार्म से ही आप नींद से उठते हैं ना, तो वो इसको आप वेकअप कॉल कहें, अलार्म कहें, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आज भी आप तहरीक इंसाफ के KP में पढ़ने वाले वोट जो तहरीक इंसाफ को पढ़े उनका मवाजना दीगर पार्टियों से करें तो तहरीक इंसाफ ने आज भी दीगर पार्टियों के मुकाबले में ज़्यादा वोट लिया है। अभी तक तमाम अजला का रिज़ल्ट भी नहीं आया, वो बाकी है। आज कट ऑफ डेट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज तकरीबन तमाम रिज़ल्ट्स जमा करके उनका ऐलान करेगा और नोटिफिकेशंस जारी करेगा। तो आज तक की जो मालूमात हैं उसके मुताबिक तो तहरीक इंसाफ ने ज़्यादा वोट लिए हैं दीगर पार्टियों के मुकाबले में और इसमें कोई शक नहीं है कि JUI ने 4-5 सीटें हम तहरीक इंसाफ से ज़्यादा ली हैं तहसील लेवल पे। लेकिन अभी यूनियन काउंसिल्स जो VCs हैं, विलेज काउंसिल्स और नेबरहुड काउंसिल्स, उनका तो सैकड़ों की तादाद में बल्कि हज़ारों की तादाद में वो सीटों का रिजल्ट अभी बाकी है, उसको आने दें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कई जगहों में बेशक तहसील जो मेयर है वो किसी और पार्टी का है लेकिन नीचे नेबरहुड और विलेज काउंसिल की सतह पे तहरीक इंसाफ की अच्छे खासे जो हैं वो लोग कामयाब हुए हैं। अब ये सब कुछ क्यों हुआ, ये चंद सीटें हमने क्यों लूज़ की, उसकी बुनियादी वजह वही है कि पार्टी के अंदर जो उम्मीदवारों को पार्टी का टिकट देने का तरीक़ाकार था उस पर इत्तेफाक नहीं था। कुछ लोग जो पार्टी ही के लोग थे वो टिकट के ज़्यादा अपने आप को मुस्तहिक समझते थे और जब उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने नाराज़गी में पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ा और उसकी वजह से पार्टी का जो वोट है उस इलाके में वो तकसीम हो गया। उस तकसीम के नतीजे में हम ये कुछ सीटें हारे हैं। जैसे मैं मसलन एक मिसाल अपनी बात के
सबूत मैं कोहाट की दूंगा कि कोहाट में हमारा जो पीटीआई का उम्मीदवार था उसने 15,000 वोट लिए, जो हमारा अपना नाराज साथी जिसको वो टिकट नहीं मिला और उसने आज़ाद इलेक्शन लड़ा उसको 25,000 मिले, और जो जीतने वाला है किसी और पार्टी से उसको 34,000 मिले। तो मजमूई अगर हम अपनी तादाद मिलाकर देखें तो हमारे तो 40,000 वोट यानी वहां ये पर तो थे। ये बात क्योंकि सामने है कि वो जो मेरिट के दीगर बरक्स जो है वो खानदानी बुनियादों के ऊपर भी टिकट की तकसीम हुई, जो कि यहाँ पे मैं शिकस्त का वर्ड चले नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन नाकामी हुई। फरीद साहब देखें, मैं इसको ये सिर्फ नहीं कहूंगा कि सारे टिकट जहां जहां पर शिकायत पैदा हुई वो सिर्फ मौरूसी या खानदानी बुनियादों पर हुए। बाज़ जगहों में कुछ कारकुन या कुछ पार्टी के जिम्मेदार अपने आप को ज्यादा या किसी और शख्स को ज्यादा अहल समझते थे, लेकिन चूंकि वो उसको टिकट नहीं मिला तो वो पार्टी के अंदर तकसीम आ गई। अब वो क्यों हुआ, उसकी बुनियादी वजह यह है कि जिन लोगों ने टिकट अवॉर्ड किए पार्टी के जिम्मेदार थे, लेकिन उनके हवाले से शायद उन्होंने कहीं पर अपनी पसंद नापसंद या अपनी जो है ग्रुपबंदी का जो एक एलिमेंट होता है उसको इस्तेमाल किया। इस वजह से अब इमरान खान साहब ने, चेयरमैन है पार्टी के, पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, उन्होंने इस बात का सख्ती से जो है अब ये फैसला किया है कि वो आइंदा इस तमाम प्रोसेस की ज़ाती तौर पर निगरानी करेंगे। उसके लिए उन्होंने तंजीम को भी हिदायत की है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब को भी हिदायत की है कि अब ये तरीक़ाकार मकामी लोगों पर छोड़ने की बजाय तंजीमी ढांचा तहलील कर दिया गया है आज जो वज़ीर आज़म साहब ने, क्योंकि कुछ जो इस नाकामी के बाद जो बातें आ रही थी कि बहुत सारों का यह ख्याल था कि कारकर्दगी है, महंगाई है, इसकी वजह से, लेकिन हमने देखा कि तंजीमी ढांचा तहलील हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और इसी वजह से 21 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी गई है जो कि दोबारा से इस चीज को करेगी। आप समझते हैं कि तंजीमी ढांचे का मसला था असल? तंजीमी ढांचे का मसला इसलिए सामने आया कि तंजीम ही के कुछ लोगों ने जिनकी जिम्मेदारियां थीं उन्होंने शायद अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से नहीं निभाई, जिसके नतीजे में पार्टी के अंदर ग्रुप बंदी या इंतशार की कैफियत पैदा हुई। बाज़ हलकों में, जैसे मैं बार बार चंद मखसूस इलाकों में कह रहा हूँ क्योंकि हर जगह ऐसी सूरत हाल नहीं है, तो वहाँ पर पैदा हुई, और जो जिम्मेदार थे उन्होंने उसका वक्त पर इदराक तदारक नहीं किया, उन्हें एहसास नहीं हुआ और उन्होंने इसका इलाज नहीं किया, जिसके नतीजे में जब इलेक्शन हुआ तो पार्टी की तंजीम उतनी फ़ाल तरीके से इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकी जितनी की तवक्को की जा रही थी। तो इस वजह से अब जाहिर है कि चूँकि अब इस तमाम मामले की में इस्लाह के लिए इक़दामात उठाए जाएंगे, इस वजह से तंजीमी ढांचा जो पुराना था उसको जो है असर नो तश्कील दिया जाएगा। ठीक है, तंजीमी ढांचा तहलील हो गया, और ये भी कुछ एलिमेंट्स थे, क्योंकि हमने भी विजिट किया था केपीके के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जहां पे लोग बिजली महंगी होने के हवाले से, गैस की लोड शेडिंग के हवाले से, महंगाई के हवाले से, वो इस पर भी नाला नजर आते थे। वो कहते थे कि अगर इस चीज के ऊपर तवज्जो दे दी जाए और इस पर काबू पा लिया जाए तो फिर वो वोट देंगे, लेकिन इस मामले के ऊपर उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। तो ये भी एक रीजन तो रहा होगा, डिस्कस हुआ होगा इस चीज के ऊपर। देखिए, हम इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं और पार्टी की आला क़यादत भी इस बात से बखूबी आगाह है कि महंगाई, बेरोज़गारी या गैस बिजली का जो इशू है ये लोगों को पिंच कर रहा है, लोग इससे नाला हैं और लोग शिकायत कर रहे हैं, और ये वो मसाइल हैं कि जिनके हल के लिए हुकूमत मुसलसल और तसलसल के साथ इक़दामात भी कर रही है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले चैनल्स पर मैं देख रहा था कि इंसाफ सेहत कार्ड के हवाले से बात हो रही थी, ये जो एहसास राशन कार्ड है उसके हवाले से बात हो रही थी। आज प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो स्कीम का ऐलान करने लगे हैं, अभी उस प्रोग्राम में मौजूद हैं जहां पर अवाम ही को सहूलियात देने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के इक़दामात किए जा रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की स्कीमें जो है वो मुतारिफ़ कराई जा रही हैं। तो जाहिर है कि ये तमाम इक़दामात इसी बात का एहसास करते हुए किए जा रहे हैं कि महंगाई है और आवाम को रिलीफ देना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ तंजीम की जिम्मेदारी फिर भी बनती है। देखें पार्टियों पर, बैशर साहब, मैं चूंकि आपके इसी वक्त इस्तेमाल करते हुए मैं कुछ 2-4 सवालात है वो मैं आपसे जरूर करूंगा, मुख्तसर करूंगा, उसमें मैं चाहूंगा कि उसके अगर आप रिस्पॉन्ड कर दें तो बहुत अच्छा होगा। मुझे बता दीजिए नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या है फेज 2 के हवाले से, बल्दियाती इंतखाबात केपीके के अंदर, उसमें कोई स्ट्रैटेजी बनाई है? और कुछ मुलतवी होने की भी खबर है, इसमें कितनी सच्चाई है?
देखें, जहाँ तक स्ट्रेटजी है पार्टी की, उस हवाले से तो काम हो रहा है। जैसे मैंने कहा, जो आज के फैसले हैं जिन पर अब हमारी बात हुई है, ये भी इसी सिलसिले की तरफ पेशरफ्त है। तंजीम साजी नहीं की जाएगी, नए लोगों को जिम्मेदारियां दी जाएंगी और एक ऐसा सिस्टम नाफिज किया जाएगा, ऐसा सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाएगा जो पार्टी को फ़ाल तरीके से चलाए और जो गलतियां या जो कोताहियां इस माजी के इलेक्शन के नतीजे में हमारे लिए नुकसान का बाइस बनी, वो कोताहियां जो हैं वो दोबारा रिपीट ना होने की तरफ जो है वो किया और मौखर होने के हवाले से जो अफवाहें जाएंगे। रह गई बात मौखर होने की, तो चूंकि ये सूबाई हुकूमत ही का इशू है, मेरा मैंडेट असल में सूबाई हुकूमत के मामलात पर बात करना है, तो मैं तो यही कहूँगा कि अभी तक पार्टी ने कोई सच कोई प्रॉपर इकदाम नहीं किया, लेकिन ये चीज़ यकीनन इलेक्शन कमीशन के साथ राब्ते हुए हैं और इलेक्शन कमीशन को भी इस बात का एहसास है और हुकूमत को भी एहसास है कि जिन इलाकों में इलेक्शन होना है वहाँ पर बर्फबारी की वजह से, एक्सेसिबिलिटी की वजह से और ज़राए आमद के मुअत्तल हो जाने की वजह से अवाम को बेहतर अंदाज में हक़ राय दही के इस्तेमाल का मौका नहीं मिल सकेगा। इसलिए इस बात पर गौर यकीनन किया जा रहा है कि इसको कुछ अरसे के लिए मुलतवी कर दिया जाए, ताकि जब बर्फबारी का और शदीद सर्दी का सीज़न गुजर जाए तो उसके बाद अच्छे मौसम में ये इंतखाबात कराए जाए। अच्छा जी, चले मैं इस चीज पे आपसे एक और पूछ लेता हूं कि आइन का आर्टिकल 140 से कहता है कि सूबे पाबंद है माली और इंतजामी मामलात को डिवॉल्व करने के हवाले से। जो माली मामलात है उनकी डेवोल्यूशन तो हमें कुछ हद तक नजर आती है, इंतजामी मामलात के अंदर अभी भी टीएमए, असिस्टेंट कमिश्नर, डीसीज इसके जो है वो अभी भी मोहताज ही हैं और माली मामलात के अंदर भी उनसे ही अप्रूवल लेनी है। तो डेवोल्यूशन ऑफ द पावर कैसे होगा सैफ साहब? ये तो अभी भी अगर बल्दियाती इंतखाबात हो गए हैं, अगर इसके अंदर जो सिस्टम बना दिया गया है और अगर अभी भी असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, टीएमएस की अगर मोहताजगी है और उनसे ही अप्रूवल्स लेनी है, तो फिर ट्रू सेंस ऑफ डेमोक्रेसी तो ना हुई। नहीं जी, ये फरीद साहब ये बिल्कुल गलत तासुर भी है और अगर इस में ये तासुर आपको या लोगों को हो रहा है कि शायद कोई ट्रू डेमोक्रेसी को रोकने के लिए और बल्दियाती इदारों के मुंतखब नुमाइंदों के इख्तियारात को कम करने के लिए कोई इस तरह की कोशिश की जा रही है, तो ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद आप नहीं समझते रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर अभी भी ये मौजूद है, ये बात लिखी हुई है उसके अंदर? मुझे अगर आप मौका दें तो मैं इसी पे आ रहा हूँ ना कि हर सवाल का जवाब एक जुमले में नहीं दिया जा सकता ना, उससे मजीद कंफ्यूजन पैदा होती है। बात यह है कि ये कल यहाँ एक मकामी अखबार ने एक खबर चलाई, सुर्खी उसकी एक थी और नीचे जो तफसीलात थी वो और थी। फिर उस अखबार से हमने राब्ता किया कि ये आपने क्या खच मारी है, ये आपने क्या किया है, ऊपर आप एक बात कर रहे हैं, नीचे आप दूसरी बात कर रहे हैं। तो उन्होंने तो खैर उस पर कोई बात नहीं की। रूल्स ऑफ बिजनेस में ऐसी कोई बात नहीं है कि बल्दियाती इंतखाबात के बाद जो मुंतखब उम्मीदवार होंगे उनकी इख्तियारात को कम किया जाएगा। उनके वही इख्तियारात होंगे, फैसला साजी करेंगे, प्रोजेक्ट्स को वो डिज़ाइन करेंगे, अप्रूव करेंगे, मनसूबाबंदी करेंगे, नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे। सिर्फ जो माली जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो पैसे का इस्तेमाल करने का जो तरीक़ाकार है, वो जो है असिस्टेंट कमिश्नर या टीएमओस के पास होगा। अब वो क्यों होगा? वो तो हमेशा से होता है। मैं आज सूबाई वजीर हूं, लेकिन मेरे पास चेक जो महकमे के अखराजात का चेक है वो पास करने का इख्तियार नहीं है। वो मेरा जो सेक्रेटरी है वो करता है चेक। मैं फैसले करता हूं, मैं कहता हूं जी मैंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, वो मेरा सवाबदीद है। लेकिन जब पैसे बैंक से रिलीज होते हैं तो वो सरकारी अफसरान मजाज होते हैं। ये तो 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान का भी उसूल है और दुनिया की तमाम रियासतों में यही होता है कि मुंतखब नुमाइंदे फैसला साजी करते हैं, प्लानिंग करते हैं, पॉलिसी देते हैं और जो सरकारी एहलकार होते हैं वो जो कागजी कार्रवाई और दफ्तरी कार्रवाई होती है, चेक इशू करना, चेक पे साइन करना, ड्राइंग एंड डिसबर्समेंट ऑफिसर जिसको कहा जाता है, वो हमेशा सरकारी एहलकार होता है। और उसकी वजह यह है कि अगर कल खुदा ना ख्वास्ता उन फंड्स के इस्तेमाल में, क्योंकि ये आवाम का पैसा है, पब्लिक मनी है, इसमें अगर फर्ज करे इस्तेमाल में कोई गड़बड़ होती है तो जिम्मेदार कौन होगा? जो मुंतखब नुमाइंदा है वो तो अपना टेन्योर खत्म करके 5 साल के बाद चला जाएगा, लेकिन वो जो सरकारी एहलकार है वो जवाबदेह होता है, उसके पास हिसाब होता है। अगर ऑडिट होता है या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में उन इखराजात का केस जाता है तो वो समझते हैं रूल्स को, फाइनेंशियल रूल्स को। एक चीज के ऊपर आपने क्लैरिटी कर दी, आपने क्लैरिफाई कर दिया इस चीज को। एक और चीज में अली अमीन गंडापुर साहब की जो बात है मीडिया में काफी ज्यादा वो गर्दिश की है, अभी भी वो कर रही है, और एक जो खतरा या जो खौफ है जो वो बार बार उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात पर कायम हूं। एक निजी टीवी चैनल से बात करते हुए भी उन्होंने कहा कि जी मुखालिफ पार्टी की तहसील मेयर को फंड नहीं दूंगा।
आप ये बताइए कि अगर फंड नहीं दिए जाएंगे तो काम कैसे होगा? फरीद साहब देखें, मैं केपी की हुकूमत का इतलात के शोबे का महकमे का जिम्मेदार हूँ। सही। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो बिल्कुल हमारी पार्टी के रहनुमा हैं और एमएनए हैं, लेकिन अब बेहतर होगा कि ये जो बात उन्होंने जिस तनाजुर में की है उसका बेहतर जवाब वही दे सकते हैं, क्योंकि मैं तो यही कहूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, किसी मुंतखब नुमाइंदे के साथ कोई ज्यादती नहीं की जाएगी, ना उसके इख्तियारात कम किए जाएंगे। ठीक हो गया। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब, मुआविन खुसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा, आप हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद आके इसी चीज़ के ऊपर हम ज़रा बात करेंगे और फंड्स, इख्तियारात और ख़ास तौर पे जो नौमंतखब नुमाइंदे इस वक्त है जिन्होंने अभी कामयाबी हासिल की है, उनमें से हमायतुल्लाह मियार जो कि ANP के उम्मीदवार थे, मर्दान से मेयर मुंतखब हुए, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इख्तियारात उनके पास क्या हैं, फंड्स उनके पास होंगे, किस तरीके से आगे काम करेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। बात करेंगे JUIFA के सीनियर रहनुमा मौलाना अताउर रहमान साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मौलाना साहब, सबसे पहले तो बताइएगा, KPK के बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला तो हो गया खत्म, अब दूसरे मरहले के अंदर ये खबरें आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये दूसरा मरहला जो है वो मुलतवी हो जाए, तो इस पर क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप हजरात का। ये मेरे ख्याल में मुलतवी करने वाला जो मरहला है ये दूसरा है। अभी इन्होंने आज एक और बिल तैयार किया है और उसमें उन्होंने नाज़िमीन के इख्तियारात को कम करना और असिस्टेंट के इख्तियारात को बढ़ाना, AC के इख्तियारात को बढ़ाना। तो उसमें लगता ये है कि फंड्स की मंजूरी भी वो देगा, फंड वो चलाएगा और सिस्टम सारा उसके हाथ में होगा। तो कोशिश कर रहे हैं कि अब जो बल्दियाती निज़ाम है जिससे आम लोगों को फ़ायदा पहुंचता है और आम लोगों ने जिनको मुंतखब किया है उनको अब ये लोग इख्तियारात नहीं दे रहे हैं। लेकिन मौलाना साहब, हम इससे पहले बात कर रहे थे बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब जो कि मुआविन खुसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा है, वो ये कहते हैं कि ऐसी कोई भी बात नहीं है इख्तियारात कम होने के हवाले से, और जहाँ तक फाइनेंस का मामला है वो तो शुरू से इसी तरह से मामला चलता चला है। बाहर का ये उनकी अपनी वो है, लेकिन हमारे जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं उसमें यही नज़र आ रहा है कि बिल में वो इख्तियारात कम करने की कोशिश कर रहे हैं और AC के इख्तियारात को बढ़ाया जा रहा है। तो बाहर के उस पर हमारी मुशावरत अपोजिशन पार्टियों के साथ जारी है और इतनी आसानी के साथ हम भी उनको ये नहीं करने देंगे कि खुद हो तो फिर सब कुछ हमारा हो और अगर कोई और जीतता है तो फिर उसमें उनका कोई हिस्सा ना हो। ऐसी चीजें जो हैं वो जो सिर्फ अपने लिए बिल और अपने लिए कानून बनाते हैं उसमें फिर कौम सफर होती है, मुल्क सफर होता है, इलाका सफर हो जाता है। तो हम ऐसा नहीं हो। तो मौलाना अताउर रहमान साहब, ये दूसरे मरहले के ऊपर मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि दूसरा मरहला, हमने बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब को ये भी कहना था मौसम की शिद्दत की वजह से जो है वो हो सकता है कि कुछ मामलात या रुकावट हो जाए, उसके बाद करेंगे। अगर ये दूसरा मरहला बल्दियाती इंतखाबात का इस वजह से मुलतवी होता है तो क्या रद्द-ए-अमल होगा JUIFA का? मतलब ये है कि अभी भी तकरीबन ये तो 2 साल पहले हो जाने चाहिए थे या 2.5-3 साल पहले हो जाने चाहिए थे इलेक्शन। ये लोग तो उस मरहले में जब 2-2.5 साल पहले इलेक्शन होने थे तो ये लोग उस वक्त से फरार का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं और इन्होंने पहले 2 साल के लिए मुलतवी किए, मुख्तलिफ बहाने किए। अभी भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से ये मरहला भी ना हो। अच्छा, लेकिन बाहर के उसके बावजूद ये है, अगर सर्दी वाली बात है तो ये भी कौन सा गर्मियों में इलेक्शन हुए हैं, दिसंबर में हुए हैं। अगर आपको 19 दिसंबर को कौन सी वो होती है कि जिसमें इलाके में सर्दी हो जी, तो खासकर इन्होंने जो अभी किए हैं वस्ती अजला में, यहाँ कोई गर्मी थी क्या? राइट। लेकिन इंडिया मौलाना साहब इंडिया ये दे दिया गया है। वैसे अगर इस तरह के बहाने ढूंढकर ये फरार का रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं तो हम इनको फरार नहीं होने देंगे। इंडिया ये दे दिया गया मौलाना साहब के मौसम की शिद्दत की वजह से हो सकता है कि ये मौखर हो जाए, तो क्या KPK के उन अजला में
जहां दूसरे मरहले में इंतखाबात होने हैं, क्या मौसम इतनी शिद्दत अख्तियार कर जाता है कि दूसरे मरहले के इंतखाबात मुमकिन नहीं हो सकेंगे? ऐसा नहीं है कि दूसरे मरहले में जो अब आपका हजारा डिवीजन है, कौन सी ऐसी जगह है जो मुंजमद हो जाती है, वहाँ लोगों का आना जाना खत्म हो जाता है और कोई जमीनी रास्ते सारे बंद हो जाते हैं, हमने तो कभी नहीं सुना। इसी तरह जो मलकंड डिवीजन है उसमें कौन सा जिला ऐसा है चतराल से लेकर मलकंड तक के कोई ऐसा जिला हो जो सारा मुंजमद हो जाता हो और बिल्कुल उसमें कोई काम ना होता हो। फिर अभी तक तो इन्होंने डेट का ऐलान नहीं किया। तो अगर ये इस वक्त फरार का रास्ता और बहाने ढूंढ रहे हैं, इसका माना यह है कि जहनी तौर पर ये लोग शिकस्त खा चुके हैं और आने वाले उसमें देख रहे हैं कि जिस तरह इस मरतबा इस मरहले में कौम ने हमें मुस्तरद किया है, अगले मरहले में इससे बढ़कर इनको शिकस्त होगी। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। मौलाना अताउर रहमान हम हमारे साथ मौजूद थे इस वक्त बात करने के लिए। हमारे साथ आयतुल्लाह बयार साहब जो कि उम्मीदवार थे, मर्दान से कामयाब हुए हैं मेयर के लिए। अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आयतुल्लाह बयार साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत मेहरबानी जनाब, ये मुझे बताइएगा सबसे पहले, कामयाब तो आप हो गए हैं, इख्तियारात हैं आपके पास और फंड्स को खर्च करने का इख्तियार है आपके पास? थैंक यू, बहुत मेहरबानी। जी जनाब, पीटीआई की अजीब सी स्ट्रेटजी है। पिछले 2015 में जब इलेक्शन हुए थे तो उन्होंने जिस कानून के तहत उन्होंने इलेक्शन किए थे उसको कहते हैं लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013। तो उसके फॉलोइंग में उसको स्ट्रेंथन करने के लिए रूल्स ऑफ बिजनेस बनाए जाते हैं। लेकिन उन्होंने जब रूल्स ऑफ बिजनेस बनाए तो उसके कंट्रावेंशन में बनाए, उसके मुखालिफत में बनाए और हमारे इख्तियारात 2015 में भी कम किए गए। अब ऐसा हुआ है कि इनको पता चला है कि इनके लोग नहीं आ रहे हैं। अभी कल परसों उन्होंने नोटिफाई किए रूल्स ऑफ बिजनेस को और उसमें जो तहसील डेवलपमेंट कमेटी का चेयरमैन जो होता है उसको असिस्टेंट कमिश्नर को बनाया है। और इस तरह जो एसीआर लिखने थे तहसील मेयर या चेयरमैन ने, तो उसका इख्तियार भी असिस्टेंट कमिश्नर को या टीमों को या डिप्टी कमिश्नर को दिया गया है। मेयर साहब, मैं एक बात आपसे पूछूंगा, 2015 के अंदर भी आप नाज़िम आला मर्दान थे, उस वक्त भी इख्तियारात के बारे में आपने बहुत ज्यादा इस पर अपनी बात रिकॉर्ड भी कराई, एहतजाज भी किया और आपने कहा कि इख्तियारात नहीं है। एक बार फिर आप उसी सिस्टम का हिस्सा बन गए, तो महज इस सिस्टम का हिस्सा बनने में मजीद आगे, मजीद 4 साल 5 साल आप फिर उन्हीं बातों के ऊपर अपने तहफ्फुज़ात का इजहार करेंगे, तो आवाम की खिदमत कब करेंगे फिर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पीटीआई की हुकूमत हमें अगर नहीं छोड़ेगी कि हम लोगों की खिदमत करें और जो हमारे जायज़ हुकूक है वो लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदों को मिले, तो मैं अभी भी लोकल कॉन्स्टिट्यूशन खैबर पख्तूनख्वा का सदर हूँ। तो बिल्कुल मैं इन सब को जमा करके इनके खिलाफ एक जदोजहद करेंगे, तहरीक चलाएंगे और अपना हक लेंगे। 2015 में भी हमने बहुत सारे हक हुकूक लिए थे वापस उनसे। जो डीडेक का चेयरमैन था, जो फंड्स का इस्तेमाल था, अभी देख ले आप। लेकिन हिमायतुल्लाह साहब, अवाम ने आपको वोट दिया है उनकी खिदमत करने के लिए। अब अगर आप ये तहरीक चलाएंगे तो आपका जो पाथ है, जो आपकी समत है, वो तो दूसरी तरफ निकल जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ अवामी खिदमत की। हम अब अभी तहरीक भी चलाएंगे तो आवाम के हुकूक के लिए चलाएंगे। हमारे अपने इख्तियारात हम इसलिए नहीं चाहते हैं कि हम इख्तियारात चाहते हैं तो आवाम की खिदमत के लिए चाहते हैं। अगर इख्तियारात ना हो तो आवाम की किस तरह खिदमत करेंगे? तो हम चाहेंगे कि हम आवाम की खिदमत करें, बाख्तियार होकर करें। तो कैसे? अली अमीन गंडापुर साहब ने तो ये बात कह दी है कि मुखालिफ पार्टी के तहसील मेयर को फंड नहीं दिए जाएंगे। जब पैसे नहीं होंगे तो आप काम कैसे करेंगे? तो इसमें दो बातें है। एक तो हमारा जो टीम है, टीम है के अपने फंड होते हैं, क्योंकि मेरा टीम है तो अच्छा वेल एस्टेब्लिश टीम है। मैं उसका मेयर हूँ तो बिल्कुल उसमें तो फंड होंगे हमारे जो अपने जो हमें रिव्यू जनरेट कर रहे हैं। लेकिन जो कमजोर टीमें हैं उनका बुरा हाल होगा और आवाम को भी मुश्किलात होंगी, उसके मुलाजिमीन को भी मुश्किलात होंगी और आवाम को इंतहाई मुश्किलात होंगी। क्योंकि टीमें का जो बुनियादी काम होता है, रोजाना के जो लोगों के मसाइल होते हैं वो हल करने होते हैं। तो अगर लोकल गवर्नमेंट स्ट्रांग नहीं हो, इफेक्टिव नहीं हो, तो लोगों के जो रोजमर्रा के मसाइल हल नहीं होंगे और इसके जिम्मेदार बिल्कुल क्लैश होगा ना। ये तो टकराव होगा कि एक तरफ सूबे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, दूसरी तरफ अगर आप मर्दान के मेयर के तौर पे बात करें तो आप एक दूसरी जमात से ताल्लुक रखते हैं। ये तो इख्तियारात का और पार्टी की बुनियाद पर ये तो टकराव हो जाएगा।
बिल्कुल हम टकराव लेंगे, अगर ये हमारे हम इख्तियार दें टकराव भी लेंगे, इनके साथ लड़ेंगे भी और स्ट्रीट्स पर भी निकलेंगे, जुलूस भी निकालेंगे, तहरीक भी चलाएंगे और अपने इख्तियार जरूर लेंगे। आप देख लें पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 140 ये है, वो कहता है कि सूबाई हुकूमत को पर लाजिम है को मुकामी हुकूमतों का निज़ाम देंगे, इंतजामी सियासी और माली इख्तियारात मुकामी हुकूमतों के मुंतखब नुमाइंदों को देंगे। तो अगर ये मुंतखब नुमाइंदों को इख्तियारात नहीं देंगे तो यह आइन के कंट्रावेंशन होगा, तो फिर हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और इंशाल्लाह हमें अपना हक मिलेगा वहां से। जिस तरह के अभी हमने सुप्रीम कोर्ट में जाके पार्टी बेसिस पर इलेक्शन कराए, तो इसी तरह हम इख्तियारात भी इनसे लेंगे, हम सीट्स पर भी आएंगे और अदालतों में भी जाएंगे। पहला मरहला तो हो गया, नहीं। पहला मरहला तो हो गया, दूसरा मरहला है बल्दियाती इंतखाब का खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं वो अब दूसरे मरहले की खुद निगरानी भी करेंगे, बल्कि जहां जहां बल्दियाती इंतखाबात होंगे वो खुद उसकी निगरानी भी करेंगे। 21 रुकनी कमेटी, एक टीम भी बना दी गई है जो निगरानी करेगी, इंतजामी ढांचा भी रिस्ट्रक्चर करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन दूसरी तरफ ये भी इंदिया दिया जा रहा है, अब से कुछ देर पहले हमने अपने इसी प्रोग्राम के अंदर बैरिस्टर मोहम्मद अली साहब जो कि मुआविन खुसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा हैं, उन्होंने इस बात का इंदिया दिया है इस सवाल के ऊपर इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी होने के हवाले से कि मौसम की शिद्दत काफी ज्यादा होगी, इस वजह से ये देखा जा सकता है कि शिद्दत मौसम की वजह से हम इसको आगे लेके चले जाएं। अगर ऐसा होता है तो एएनपी का रद्द अमल क्या होगा? बिल्कुल हम इनको आगे नहीं लेके जाने देंगे, कोई भी मुलतवी कराने नहीं देंगे। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन थे, उस पर इलेक्शन कमीशन काम कर रहे हैं और आर्टिकल 140 में जो उसका क्लास है 2, तो उसमें बिल्कुल लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंडक्ट करेगा इलेक्शन और सारे इख्तियारात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में सूबाई हुकूमत को कोई इख्तियार ही नहीं है। लेकिन क्या मौसम, लेकिन उन अजला में जहां पे अब दूसरे मरहले में इंतखाब होना है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या मौसम की शिद्दत वाकई इतनी ज्यादा होगी कि इंतखाबात मुमकिन नहीं है? मेरे ख्याल में चंद एक यूनियन काउंसिल में जहाँ के कालाम का ऊपर वाला हिस्सा है और दीर का जो ऊपर वाला हिस्सा है अपर दीर का और जिस तरह गलियात का है, वहाँ पे शायद मौसम इस तरह का हो, वहाँ लोग डिस्प्लेस भी हो जाते हैं। लेकिन जो मेरे ख्याल में 98% हालांकि उसमें इलेक्शन हो सकता है। 1, 2, 3 यूनियन काउंसिलों में या 10 यूनियन काउंसिलों में अगर वो कर भी ले, उसमें पोस्टपोन भी कर ले, कोई बात नहीं। लेकिन और दूसरे इलाकों में हो सकते हैं अवाम के नुमाइंदे को क्यों नुमाइंदगी से महरूम करना चाहते हैं। आप देख ले हमारे जो पहले वाला बल्दियाती निज़ाम था वो 28 अगस्त 2019 को खत्म हुआ था, 2 साल से ज्यादा हो गए। लेकिन जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, उसका सेक्शन 219 सब सेक्शन 4 कहता है कि 120 डेज में इनको इलेक्शन कराना है। अब देख ले कितना टाइम लगा, कितने महीने हो गए हैं। 120 डेज से 4 मंथ होते, लेकिन मेरे ख्याल में 29वां महीना है कि इलेक्शन नहीं कर रहा है। तो ये तो पाकिस्तान के आइन की भी वायलेशन कर रहे हैं, पाकिस्तान के इलेक्शन एक्ट की भी वायलेशन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ईपीटीपी को करेंगे, आवाम को नुमाइंदगी से महरूम रखेंगे तो आवाम रिएक्शन करेंगे। राइट हो गया। मियार साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस मौजूद के ऊपर हमसे बात की। मौलाना ताउर साहब आपका भी, और यकीनी तौर के ऊपर इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, लेकिन दूसरी तरफ अगर दूसरे मरहले में खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात मुलतवी होने के हवाले से अगर कोई काम होता है, भी और एएनपी दोनों इस मामले पर जो रद्दअमल आया है वो ये कि दोनों ही जमातें इस इंतखाबात को मजीद या इसमें ताखिर बर्दाश्त नहीं। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आएंगे आसिफ अली जरदारी का एक बयान और ख़ास तौर के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब में एंट्री से मुतालिक बयान और साथ ही साथ लोकल बॉडीज इलेक्शन और फिर जो जनरल जो आम इंतखाबात होंगे उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, आइंदा आने वाले जो मुस्तकबल का सियासी मंजरनामा होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की समत इस वक्त क्या है सियासी। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त और ख़ास तौर के ऊपर पंजाब में आकर खेमे लगाने और फिर आकर एहतजाज करने के ऐलान के ऊपर भी बात है और हुकूमत की जानिब से भी रद्दअमल सामने है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी की जानिब से भी रद्दअमल दिया गया। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया सर।
जी वालेकुम अस्सलाम फरीद साहब। सर ये बताइएगा ज़रा कि इस वक्त जो आसिफ अली जरदारी साहब की जो बयानात है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बातचीत भी सुनी जा रही है। अब आने के हवाले से फिर जो बात उन्होंने इससे पहले फॉर्मूले वाली, तो ये क्या बात है सर, इनमें क्या इस वक्त होने जा कि मेरी जरदारी साहब से मुलाकात इन दिनों नहीं हुई, वो सिंध में अपने टूर पे थे, मुलाकात मुमकिन नहीं थी। अब इंशाल्लाह 27 को मुलाकात होगी तो इस पर बात करेंगे। लेकिन एक बात जो जो अमकानी सूरत हो सकती है वो ये है कि जरदारी साहब ने इस तरफ शायद इशारा किया है कि पाकिस्तान के अंदर हमारी गवर्नमेंट थी या उससे पहले काफ लीग की हुकूमत या हमारे बाद शरीफ साहब की हुकूमत, तीनों हुकूमतों में एक कॉमन फैक्टर रहा कि जो भी क्राइसिस मुल्क को आया वो नेशनल सिक्योरिटी का था, वो रीजनल सिक्योरिटी का था, वो इकोनॉमी का था, कोई भी जो कौमी थ्रेट था उसका मुकाबला करने के लिए हमेशा हुकूमत वक्त ने लीड ली। उन्होंने APC बुलाई, सब जमातों को इकट्ठा किया और एक मुतफिका लाया अमल इख्तियार करने की कोशिश की और किया गया, उसका फायदा हुआ। जब से ये हुकूमत आई है बहुत सारे क्राइसिस आए हैं और उस पर नेशनल कंसल्टेशन की जरूरत आई, नेशनल सिक्योरिटी पे, रीजनल सिक्योरिटी पे, CPAC पे, बहुत सारे इशूज पे, पाक चाइना रिलेशन पे, अफगानिस्तान पे। लेकिन हुकूमत वक्त कहीं नजर नहीं आई, बल्कि हमारी एजेंसी से सियासी जमातों को इकट्ठा करके बावजूद हम सब के कहने के, मीडिया के कहने के, लेकिन खान साहब अपने जगह से टस से मस नहीं हुए और फिर हमारी एजेंसी को, सियासी जमातों को इकट्ठा करके वहां पे एक मुतफिका लाया बल्कि सही करनी पड़ी, कोशिश करनी पड़ी। इस हवाले से ये शायद उन्होंने बात की हो कि आप हमें तो कहते हैं, उनका भी कोई इलाज करना चाहिए, उनको भी पूछे, उनको हाँ भी जी कहें। बिल्कुल वही ना, उन्होंने तहत लफ्ज़ में तो वैसे ओपनली तो बात नहीं की, लेकिन जो बात सामने आई मैं उसी के तनाजुर में गो कि जब आप मिलेंगे तो यकीनी तौर के ऊपर आपकी खुलकर और सरासिल उनसे गुफ्तगू भी होगी, जिसमें वो कहते हैं कि जी आकर हमारी मदद करें, कोई हमें तरीका बताएं, फार्मूला बनाएं। मैं ये कह रहा हूँ कि इसीलिए तनाजुर में मैं कह रहा हूँ कि अगर कहा जाता है, और यकीनन ये पाकिस्तान के क्राइसिस का है ना इशू, अगर गवर्नमेंट ऑफ द डे वक्त अगर नहीं कर रही, उस पर जो उनकी जिम्मेदारी है वो अदा नहीं कर रही, तो फिर एजेंसी जिनका ये काम बुनियादी तौर पे नहीं है, अगर वो करते हैं और वो सियासी जमातों को इकट्ठा करते हैं ताकि इत्तेफाक राय पैदा हो जाए पॉलिसीज में, तो उनसे फिर कोई बात गिला शिकवा को हो सकता है। और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का एक खसूसी तनाजुर भी है, लेकिन पीपल्स पार्टी किसी सूरत में कभी भी किसी गैर आईनी, किसी गैर कानूनी तरीकाकार को ना सपोर्ट करती है ना उसका मुतालबा करती है, ये बात याद रखिए। ठीक। हाँ, जहाँ तक ताल्लुक अब इस वक्त जो उन्होंने कहा कि हम पंजाब में आएंगे, जी मैं यही पूछने जा रहा था, क्योंकि आपने कहा कि पंजाब में, तो पंजाब का प्लान क्या है कारा साहब, यहाँ पे क्या है, कितना एहतजाज होगा, किसके खिलाफ होगा, कैसे होगा? ये एहतजाज तो हुकूमत वक्त के खिलाफ है जिसने आवाम की जिंदगी जीरन कर दी है। एहतजाज तो उनके खिलाफ है जिन्होंने इस मुल्क में रिकॉर्ड महंगाई की है, रिकॉर्ड बेरोजगारी की है, आए दिन महंगाई के बम फूटते हैं और अभी फिर इतनी महंगाई है, लोगों ने को मुस्तरद कर दिया है और फिर एक और महंगाई का बजरिया ऑर्डिनेंस, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो वहां से निकल के सदर हाउस पे पहुंच गई है, ये ऑर्डिनेंस साजी जो है उसके जरिए अब इस मुल्क का बजट भी पास होने लगेगा। तो ये तो पार्लिमान को बेतौकीद करने का भी बहुत खौफनाक अमल है, तो उससे उनके खिलाफ ही एहतजाज होगा। लेकिन तो कोई एहतजाजी प्लान है कारा साहब पंजाब के अंदर? ये हमारा बिल्कुल एहतजाज का प्लान है। हमारी जमात से मुख्तलिफ औकात पे अभी पिछले दिनों भी पूरे पंजाब के हर सूबे में एहतजाज, हर जिले में एहतजाज किया और जब भी पार्टी इसको लार्ज स्केल पे एहतजाज की बात करेगी, यकीनन कारकुन उसके लिए तैयार होंगे और उसके लिए बाकी जमातें भी और सिविल सोसाइटी भी बाहर निकलेगी, क्योंकि जिंदगी तो हर शख्स आजाद हुई पड़ी है। लिहाजा लोग अपने अपने दुख के लिए बाहर निकलते हैं, कोई हमारी काल सिर्फ काफी नहीं होती। मेरा ख्याल यह है, उन्होंने इसी तनाजुर में कहा। तो कार साहब वेरी शॉर्ट बता दीजिएगा कि अगर ये जो एहतजाज है, मैं शॉर्ट कमेंट चाहूंगा बिकॉज मैंने क्लोज आज का जो सिलसिला पंजाब से शुरू होगा, क्या नताइज आगे निकलेंगे पाकिस्तान? पहला काम तो हमारा ये है कि हम एहतजाज करें और हम हुकूमत वक्त को मजबूर करें, इनको झंझोड़ें कि खुदा का खौफ करो, आवाम की जिंदगी में आसानियां पैदा करो। दूसरा ये है कि हम सारी जमातों को कहें कि भाई आए इकट्ठा होकर, पहले भी हम कह रहे हैं कि इस हुकूमत से जान छुड़ाएं और इनको मजबूर करें, इनको चलता करें, उसके बाद एक नया इंतखाब जो है उसकी राह हमवार करें। ये भी एक तरीका उसके लिए रस्म और इत्तेहादियों से भी राब्ते करें सर?
यकीनन होंगे सियासी जमातों से राब्ते होते रहते हैं, होते रहने चाहिए। हम कोई दुश्मन तो नहीं है ना जी। कल के दोस्त आज के इत्तेहादी, आज के मुखालिफ हो गए, आज के मुखालिफ कल के इत्तेहादी हो गए, ये तो चलता रहता है। बहुत शुक्रिया आपका कमर जवाद कारा साहब।